हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक फॉर द क्लास इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनल्स रखे जाते हैं जो आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बन जाती है, इट इंक्लूड्स organelles that works in a coordinated fashion। ऐसे ऑर्गेनल्स को हम लोग किस में रखते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं। अब इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं, यहां पर बेसिकली 4 ऑर्गेनल्स आते हैं। तो यहां पर जो ऑर्गेनल्स आ रहे हैं हम लोग उनको देखने की कोशिश करते हैं। जो ऑर्गेनल्स यहां पर होंगे वो आएंगे, दे आर गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दूसरा ऑर्गन जो आएगा यहां, दूसरा ऑर्गेनल जो आएगा बच्चों, वो होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा हमारा ऑर्गेनल जो आएगा वो आएगा लाइसोसोम। थर्ड विल बी लाइसोसोम। और चौथा ऑर्गेनल यहां पर जो आएगा दैट विल बी अवर वैक्यूल। तो 4 ऑर्गेनल्स जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं वो कौन से हैं, दे आर गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। इसको हम लोग एक ट्रिक की मदद से भी रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एंड द ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर इज गर्ल वी, GERL गर्ल एंड वी। यहां पर GIRL गर्ल हम लोग नहीं लिखेंगे, वी विल राइट एज GERL एंड वी, यानी गर्ल वी। G स्टैंड्स फॉर गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडी। ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। L stands for lysosome and V stands for vacuole। तो ये ऑर्गेनल्स किसका पार्ट होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्क करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो चलिए अब इनमें हम लोग एक एक ऑर्गेनल को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनल जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे दैट विल बी अवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा पहला ऑर्गेनल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम लोग देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर मिलता है, कोई भी सेल ऑर्गेनल होती है वो कहां पर पाई जाती है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। तो बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मेश लाइक या एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब्यूल्स का रेटिकुलम यानी कि एक नेटवर्क है, एक जाल है जो कहां पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर which are found in the साइटोप्लाज्म, जो कहां पर पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। बात समझिएगा बहुत गौर से, ये साइटोप्लाज्म में पाई जा रही है सेल ऑर्गेनल। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में बांट देती है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है वो क्या कहलाता है, दैट इज अवर ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और वो पार्ट साइटोप्लाज्म का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर है दैट इज इन द साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में है, उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल
कंपार्टमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये साइटोप्लाज्म जो है, इस साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में बांट देता है, दैट इज ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एंड द सेकेंड इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। यहां पर बच्चों दो कंपार्टमेंट्स इस तरह से बन जाते हैं। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो होता है इट इज फाउंड इन द ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाइल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट इज फाउंड आउटसाइड द ER या फिर इन द साइटोप्लाज्म। ये कहां पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की बात करते हैं। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये अपने आप में दो टाइप्स का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये दो टाइप्स का हो सकता है, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the other is smooth endoplasmic reticulum। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप के ER है, ठीक है। तो अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या इसको रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। इसकी सरफेस के ऊपर एक और सेल ऑर्गेनल पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पर किसी भी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं मिलता है। तो इट does not contains राइबोसोम, या मैं ऐसे लिख देता हूं नो राइबोसोम, ठीक है। अब देखिए ये अगर मैं मान लेता हूं कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, और इससे लगे हुए ये क्या है, ये नेटवर्क मिल रहा है हमको, ठीक है। इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं। और यदि इसकी सतह पर राइबोसोम पाया जा रहा है देन दिस इज नोन एज RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या हो गया, यहां पर राइबोसोम हो जाता है बच्चों। और राइबोसोम, क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहां पर कौन सा राइबोसोम होता है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम तो दो तरह के, एक 70S राइबोसोम एंड द अदर इज 80S राइबोसोम। तो बेटा यहां पर जो राइबोसोम होगा दैट इज 80S राइबोसोम। S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या करता है, ये राइबोसोम की डेंसिटी के बारे में बताता है। अच्छा, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग राइबोसोम अलग से पढ़ेंगे। तो राइबोसोम यहां पर 80S है। 80S में दो सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर सब यूनिट जिसको हम लोग 60S कहते हैं और एक स्मॉलर सब यूनिट जिसको हम लोग 80S कहते हैं। तो अगर हम यहां पर बनाएं तो ये दिखता है, यहां पर एक देखिए ये हमको लार्जर सब यूनिट मिल गई जो डोम शेप्ड है, इसको मैंने क्या लिखा 60S, और ये स्मॉलर सब यूनिट मिल गई जो कैप लाइक है, इसको मैंने लिख दिया 40S। तो अब सवाल ये आ सकता है कि भाई दो सब यूनिट्स हैं तो राइबोसोम जो ER की सरफेस पर मिल रहा है ये किस यूनिट से चिपका हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो राइबोसोम कौन सा है, 80S, एंड इट इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय which end या which सब यूनिट, by 60S सब यूनिट। 60S सब यूनिट ही क्या होती है, इट इज अटैच्ड टू द ER, यही इससे जुड़ी होती है, ठीक है। और किसकी मदद से जुड़ती है बच्चों, ये जुड़ती है बाय द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। राइबोफोरिन प्रोटीन की मदद से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर चिपका रहता है। आप ऐसे भी थोड़ा सा डिटेल में अगर जाना चाहे अगर, तो राइबोफोरिन 1 and 2 होता है। अगर आप राइबोफोरिन भी याद रख रहे हैं देन टू इट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या देखा कि दो राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है 60S और 40S, तो ये 60S वाले पार्ट से जुड़ता है। अगर मैंने मान लीजिए ये ER है हमारा
तो ये लार्जर सब यूनिट से जुड़ेगा और स्मॉलर वाली अलग रहेगी। तो ये किससे जुड़ता है बच्चों? 60s से जुड़ता है। 60s सब यूनिट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से बच्चों ये जुड़ता है। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं थोड़ा सा फंक्शन की। तो बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इस पे राइबोसोम होता है और राइबोसोम कहीं पर भी होगा वहां पर एक काम जरूर होगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां पर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस और उसका सिक्रीशन होता है। कहां पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहीं पर अगर हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें देन इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। यहां पर क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस होती है। बच्चों एनिमल सेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखने हैं। एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं एनिमल सेल में, स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, ये भी कहां पर बनते हैं? दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय SER। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज एनिमल्स में क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। अगर आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर कभी पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको याद होगा कि वहां पर मसल के साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते थे, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता था? कैल्शियम भरा होता था, तभी हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम भी कहते थे। और जब क्या होता था? मैसेज वगैरह मसल्स जब काम करती थी हमारी, तो क्या होता था? वो कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता था और फिर काम करने के बाद वो फिर वापस वहीं पे आ जाता था। तो ये इसमें हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कैसे? बाय रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो एनिमल सेल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, दो स्टेरॉइडल हार्मोन जो बन रहे हैं वो भी SER में बन रहे हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी SER हेल्प कर रहा है। ठीक है, और मसल में जो SER है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे आपको। अच्छा, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो गई और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके बारे में हो जाता है बच्चों? दैट वाज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, तो अब एक चीज और यहां पर आखिरी चीज समझ लीजिएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट इज फाउंड एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस से लगा है ना, तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कौन लगा हुआ है? RER। तो इट इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक्चुअल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशन है। जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये किसके बारे में हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला ऑर्गेनल जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला ऑर्गेनल जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? व्हिच वी कॉल एज गोल्जी apparatus। अब हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू स्टडी अबाउट द गोल्जी apparatus। चलिए, नाउ लेट अस स्टडी द गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus जो सेल ऑर्गेनल है ये भी किसका पार्ट है? इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बच्चों ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। अच्छा, जो गोल्जी apparatus है इसकी अगर बात करते हैं तो डिस्कवरी की, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी?
कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी इन 1898, 1898 में बेटा, ठीक है। कैमिलियो गोल्जी ने किसको डिस्कवर किया था? गोल्जी एपैरेटस को डिस्कवर किया था, इसलिए हम लोग इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। सो गोल्जी एपैरेटस इसी वजह से, और इट इज आल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी। इसको हम लोग बच्चों इसीलिए गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी एपैरेटस को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? दीज आर डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स। ये क्या है बच्चों? डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ये डार्क कलर्ड होते हैं, यानी कि जब इसको स्टेन किया जाएगा तो ये डार्क अपीयर होंगे, जो कहां पर मिलते हैं? न्यूक्लियस के पास मिलते हैं। दीज आर डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर विच आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस, जो कहां पर मिलते हैं? न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। अच्छा, गोल्जी एपैरेटस की अगर बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर कुछ फ्लैट पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं, लाइक अ बंडल। तो हम लोग बोलते हैं कि इन पैरेलल फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं सिस्टर्ने। क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। तो गोल्जी एपैरेटस कंसिस्ट ऑफ some parallel disc-like flat structures which are stocked upon each other, जो एक दूसरे के ऊपर दिए होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऐसा लगता है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? सिस्टर्ने के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज सिस्टर्ने। इनको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। एंड देयर नंबर इज वेरिएबल। ठीक है, गोल्जी एपैरेटस में सिस्टर्ने की जो संख्या है वो वेरिएबल है, बदल सकती है। ऐसा नहीं कि एक फिक्स संख्या है कि 10 सिस्टर्ने मिलेंगे या 20 सिस्टर्ने मिलेंगे या 30, 40 और 50, ऐसा कुछ नहीं है। ये वेरी करता रहता है नंबर। ठीक है, एंड दे आर आल्सो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए जरा बात को समझिएगा। गोल्जी एपैरेटस में 2 फेस पाए जाते हैं। कितने फेस है? 2 फेस पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेसेस। वन इज योर सिस फेस एंड अदर इज योर ट्रांस फेस। इसका फंक्शन अभी हम लोग देखेंगे। सिस फेस को हम लोग कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं और ट्रांस फेस को हम लोग मैच्योरिंग या मैच्योरेशन फेस भी कहते हैं। होता क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब्सटेंसेस बनते हैं उनको पैकेजिंग किसमें की जाती है? गोल्जी एपैरेटस में। दे आर पैकेज्ड और पैक्ड इन द गोल्जी एपैरेटस। तो वो गोल्जी एपैरेटस में एक तरफ से आते हैं, दैट इज सिस फेस से आएंगे और उसकी पैकेजिंग होगी और वो फिर कहां से रिलीज कर दिए जाएंगे? ट्रांस फेस से उनको रिलीज कर दिया जाता है। अच्छा, तो यहां पर एक मोटा मोटा अगर हम आपको फंक्शन लिख करके बताएं तो फंक्शन क्या हो जाता है गोल्जी बॉडी का या गोल्जी एपैरेटस का? तो फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू और आउटसाइड द सेल। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर क्या होता है? मटेरियल्स की पैकेजिंग होती है, ठीक है, या तो उन मटेरियल को सेल के अंदर भेजना होता है या फिर सेल के बाहर। तो उसकी पैकेजिंग कहां पर होती है? गोल्जी एपैरेटस में होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारा RER में क्या बना था? राइबोसोम बना था, सॉरी प्रोटीन बना था। क्या था वहां पर बच्चों? प्रोटीन बना था वहां पर। तो अब ये प्रोटीन कहां पर आ जाएगा? सिस फेस के थ्रू कहां पर आ जाएगा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपैरेटस में। फिर उसकी पैकेजिंग होगी और फिर वो ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस से यानी इससे क्या कर दिया जाएगा? बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो यही रीजन है, एनसीईआरटी कहती है कि यही रीजन है
कि ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर या ये पास पास दिए हुए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि राइबोसोम जो है RER का वो प्रोटीन बना रहा है, उस मटेरियल उस प्रोटीन की पैकेजिंग कहां पर होनी है? गोल्जी एपैरेटस की होनी है, गोल्जी एपैरेटस में होनी है। तो यही रीजन है, इट इज द रीजन व्हाई गोल्जी एपैरेटस इज फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन with the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही कारण है कि ये इसके पास क्यों पाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि गोल्जी एपैरेटस में बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का भी सिंथेसिस होता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का भी यहां पर सिंथेसिस होता है। तो ये इस तरह से हम लोग ने क्या कर लिया बच्चों, गोल्जी एपैरेटस के बारे में भी हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, तो हम लोग ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया बच्चों, गोल्जी एपैरेटस भी पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी अबाउट द another cell organelle which is included in the endomembrane system and that is our lysosome। तो चलिए किसको पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों, हम लोग लाइसोसोम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है बच्चों? लाइसोसोम भी क्या है, लाइसोसोम जो है हमारा, लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ये क्या है? इट इज आल्सो ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग ऑफ गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस की पैकेजिंग से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण होता है। किसका? हमारे लाइसोसोम का। अच्छा, तो अब देखिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो लाइसोसोम क्या है? इट इज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर which is formed by the packaging of Golgi apparatus। जो किससे बना है? गोल्जी एपैरेटस की पैकेजिंग से बना है। बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, तभी ये क्या है, किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो अब लाइसोसोम जो होता है बच्चों, इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं? इट कंटेन्स मेनी एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स किस क्लास को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू हाइड्रोलेजेस। ये डाइजेशन वगैरह करवाते हैं। जैसे यहां पर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं, यहां पर लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी लाइपेजेस। यहां पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस होते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोलेजेस जो होते हैं बच्चों, ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। दीज आर एक्टिव अंडर या एक्टिव इन एसिडिक पीएच। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो लाइसोसोम है, इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स which can digest carbohydrates। ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकता है, लिपिड्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, यहां तक कि न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन यहां पर हो सकता है। इसके पास ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो क्या कर सकते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी न्यूक्लियेसेस भी हो सकते हैं यहां पर। अच्छा, तो अब समझिएगा जरा आगे। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी अपनी ही मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। दे कैन, इतने ज्यादा यहां पर एंजाइम है बच्चों, डाइजेस्टिंग एंजाइम है, सो दैट कभी कभी दे कैन डाइजेस्ट देयर ओन
मेम्ब्रेन, और ये अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो ये अपनी ही मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स कहते हैं, दे आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, इनको हम लोग सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह से हमने लाइसोसोम को पढ़ लिया बच्चों। अब आखिरी ऑर्गेनल पे आते हैं, दैट इज आवर वैक्यूल। किसकी बात करते हैं बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट द वैक्यूल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वैक्यूल बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल क्या होते हैं बेटा, ये स्पेस होते हैं, ये खाली स्पेसेस हैं जो किसी सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर द स्पेसेस, या फिर ऐसे बोले, और इन स्पेस के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस। ये क्या है, वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस विच आर फाउंड इन द सेल, जो कहां पर पाए जा रहे हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, विच आर फाउंड इन सेल या सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इनको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। बात समझिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, वैक्यूल की मेम्ब्रेन बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, इसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये टोनोप्लास्ट क्या करती है, ये चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कराती है, और वो भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लो से हाई में भेज देगी ये चीजों को, ठीक है। तो ये क्या करती है, इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी विपरीत भेज देगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अच्छा, और इस मेम्ब्रेन को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या, टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन को वैक्यूल किया कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब समझिएगा, ये स्पेस की अगर बात करें, इस स्पेस में क्या होता है, इस स्पेस में बच्चों वेस्ट मटेरियल हो सकता है, या फिर यूजलेस मटेरियल भी लिख सकते हैं हम लोग, यूजलेस मटेरियल्स हो सकते हैं यहां पर इस स्पेस में। इस स्पेस में आयंस हो सकते हैं, इस स्पेस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी यहां पर हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। बात समझिएगा बहुत ध्यान से बच्चों। यहां पर वैक्यूल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल की अगर बात करें, इन प्लांट सेल इट कैन ऑक्यूपाई अप टू मोर देन 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का 90% से भी ज्यादा हिस्सा कौन ले सकता है, यही मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस यानी कि वैक्यूल ले सकता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ने क्या कर लिया, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड वैक्यूल। अच्छा एक चीज और समझिए, प्रोटिस्ट की अगर बात करें तो प्रोटिस्ट क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्ट क्या है, दे आर यूनिसेलुलर। देखिए मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और जो बचे हुए तीन है दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, दैट इज फंजाई, प्लांट और एनिमल्स क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटिस्ट में ये वैक्यूल्स फूड को इनगल्फ करके बन सकते हैं, यानी फूड वैक्यूल्स भी कहला सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी यहां पर होते हैं। जैसे खासकर अमीबा में हम लोग ने पढ़ा होता है कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बन जाते हैं, और ये किसमें हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में, यानी कि क्या होता है बेसिकली वेस्ट मटेरियल आके भर जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सरफेस पे जाकर के फट जाता है, और वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाद फिर से नया बन जाएगा इसके बाद वैक्यूल। तो इस तरह से होता है एक्सक्रीशन। तो दैट वाज ऑल अबाउट द वैक्यूल एज वेल एज आवर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस तरह से हम लोग ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट as soon as we upload the video, so that you should get the notification at the very first point of time. Okay, thank you.